मध्य प्रदेश के उद्योग। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के उद्योग निकालो। देखिए, अब निकाल के सामने रखें और शांति से इधर देखें कि उद्योग धंधों की बात करते हैं हम। तो उद्योग धंधों के बारे में पहले कुछ सामान्य सी बातें समझ लेते हैं कि भाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, भैया यार पीछे क्या हो रहा है यार, सुन लो ना यार, लगे ये। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे होता है? अपन देखते हैं कि किसी भी देश में तीन प्रकार के क्षेत्र माने जाते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, अर्थव्यवस्था की बात करें हम तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो जो चीजें आती हैं वो उत्पादन संबंध चीजें आती हैं, जहाँ चीजें पैदा होती हैं। जैसे मैं कह दूं क्या, कृषि। क्या है? कृषि। हमारी कृषि है, मतलब चीजें पैदा कर रहे हैं, उत्पादन है। जैसे मैं खान कह दूं, खदानों से क्या निकलता है? खनिज निकलता है ना? तो खनन, खुदाई करना किसी का, तो ये सब चीजें काय में आती हैं? प्राथमिक में आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है, द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है वो आता है विनिर्माण। क्या आता है? अब विनिर्माण का मतलब होता है बनाना चीजों का, जिस पर जैसे मतलब हम कह सकते हैं क्या, उद्योग धंधे। क्या कह सकते हैं? उद्योग धंधे काय में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में जैसे उद्योग धंधे मतलब कारखाने, फैक्ट्रियां जो कुछ बना रही हैं चीजें। और तीसरा जो क्षेत्र आता है ना, तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में जो आता है वो आती हैं सेवाएं। क्या आती हैं? सेवाएं। अब सेवाएं मतलब क्या? जैसे कि स्कूल है, क्या है? सेवा है। इससे कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है, कोई चीज बन रही है क्या भाई? सेवा है। मतलब हम लोगों का यहाँ पर पढ़ा रहे लिखा, या फिर कह दूं मैं क्या, अस्पताल। अस्पताल भी काय में आता है? सेवा में आता है। कोई भी एनजीओ, कोई सेक्टर जहाँ पर किसी चीज का बनाना या निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। तो अब भारत में किस क्षेत्र में, क्या प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं या द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं या तृतीय क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गरीब देश है, और हम इसे विकासशील देश की विकासशील देश मानते हैं। विकासशील देश मानते हैं भारत को। क्या हो रहा है यार? विकासशील देश मानते हैं भारत को। तो विकासशील देश में भारत विकासशील है, तो भाई ज्यादातर आदमी कायम लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। अब कृषि में लगे हुए हैं तो ज्यादातर लोग तो भैया कृषि में उतनी ज्यादा कोई आय तो है नहीं। अपन लोग खुद ही देख रहे हैं यार, मतलब मैं आपसे किताबी ज्ञान की केवल बात नहीं कर रहा हूँ। सोचना समझना, हम प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हैं, और हमेशा शिक्षा प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए। आप कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो नहीं, एक होश लगा, होश में बैठ के सुनो, चीज़ों को समझो, और समझो कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कसंगत है कि नहीं है। ये किताबी ज्ञान है केवल नहीं भाई। हम देख रहे हैं कि आज हमारी कृषि कितनी दयनीय स्थिति, आज से मतलब हमेशा से रहे। कृषि चाहे आदमी 500 बीघा वारा हुए, कम बाय तुम साफ सुथरो नहीं देख रहे, लैपटॉप टॉप रहे बेचारा माटी को। कर्ज ये बाप है, परेशान नहीं है आदमी, कितना ही बड़ा काश्तकार क्यों ना हो। आज देख रहे हैं अपन, आज से 2014 में सोयाबीन अपना 4 साढ़े 4 हजार बिकता था, है, और आज अपना 38 39 रुपये का रहा है 10 साल में। और सब चीज़ों की कीमत कहाँ पहुंच गई 10 साल में? और उन चीज़ों लागत तो बढ़ी है ना, डीजल तो बढ़ा ना, ट्रैक्टर भी महंगा हो गया, खाद भी की कट्टी भी महंगी हो गई, सब कुछ दवाइयाँ महंगी हो गई, बीज भी महंगे हो गए, लेकिन हमारी आय तो बढ़ने की अपेक्षा और घट गई। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा ज्यादातर अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग धंधे, कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग धंधा करता है,
उसका खुद का कोई काम होता है, कोई बिजनेस कर रहा है वो, तो व्यक्ति चाहे वो पान की गुमटी रखे हुए, चाहे वो टिकियन को ठेला लगाए, दिन भर अगर वो बेचेगा तो शाम को उसके पास एक अपना अच्छा अच्छा खासा मुनाफा हाथ में रहता है। अशोक नगर में चाय की गुमटी बारन की 3 3 4 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई हैं। डग्गी चाय बार है वो राजमाता चौराहे पे। बाकी मेन रोड पे 3 बिल्डिंग हैं। मेन रोड पे करोड़ों की बिल्डिंग है, वो चाय बेचता है गुमटी में। तो उद्योग धंधे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करते हैं। भारत विकासशील है। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये विकसित देश हैं, तो कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे हमने लोहा निकाला, कल बताया था मैंने आपको, हमने मध्य प्रदेश से कच्चा लोहा, लोहा अयस्क निकाला जो कि खदान से निकला। अब उसको निकाल करके यदि हम शुद्ध करते, हमारे पास फैक्ट्रियां होती हैं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पर उतने स्तर की नहीं है। होती तो उससे हम लोहा निक बना लेते, और लोहे से हम मशीन बना लेते, किसी मशीन के कोई सामान, कोई कल पुर्जे बना लेते। वो उन कल पुर्जों को हम दुनिया भर में बेचते, या हम अपन खुद उसका उपयोग करते, तो हम कितना लाभ कमा पाते। हमने लोहा निकाला 20 रुपए किलो के हिसाब से, जापान को बेच दिया, और जापान ने उसी 1 किलो लोहे से हजारों आलपेन बना करके एक आलपेन 2 रुपए में हमको बेच दिया। कितने मुनाफा कमा लिया। जो यूरोपीय देश हैं वो छोटे छोटे से पिद्दी पिद्दी से देश हैं। अगर आप देखें नक्शे में यूरोप, अब देखो आप, ये हमारा भारत इतना बड़ा आपको वहीं से दिख रहा हुआ, क्या आपको दिख रहा है इन देशों में जर्मनी, जापान, फ्रांस, है ना, पोलैंड दिख रहे हैं क्या? इंग्लैंड कहीं दिख रहा है? इंग्लैंड यहाँ आ गया। तो हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे पास जनसंख्या की भी कमी नहीं है, हमारे पास जमीन की भी कमी नहीं है, पर हम फिर भी विकासशील देश हैं, वो छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से देश हैं। जापान आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन, यहाँ में देश है जापान, छोटा सा, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, प्रशांत महासागर से, हर साल भूकंप आते हैं, क्योंकि ये प्लेटों के जॉइंट में बसा हुआ है। फायर ऑफ रिंग्स, फायर ऑफ रिंग्स नाम सुना है? अरे भाई, अग्नि वलय, प्रशांत महासागर ये परिपेटी में स्थित है। यह सबसे ज्यादा ज्वाइंट्स हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सुनामी आ जाती हैं, हर 1 2 साल में पूरा का पूरा देश तहस नहस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग, वो देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, विकसित देश है, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा हैं, फैक्ट्रियां कारखाने ज्यादा हैं। इसलिए उद्योगों का मानव जीवन, मतलब किसी भी देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जब उद्योगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि अब उद्योग कितने टाइप के होते हैं। उद्योग को स्थापित करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है हमें कि आपके पास क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूंजी। अब आपके पास जब पूंजी होगी, आपसे कहूँ मैं आज कि भाई चलो कुछ काम धंधा स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा? भैया पैसे दे दो, पहली बात तो जाओगे। पूंजी चाहिए। पूंजी के अलावा क्या चाहिए? सीधे कच्चे माल पे पहुंच गए। अरे अपन प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली सोचो ना, तुम काम तुम्हें शुरू कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? पहला पैसा चाहिए, फिर आपके लिए स्थान चाहिए, है। सबसे बड़ी बात, लोगों के पास पैसा भी है, स्थान भी है, अगर है तो उसको खर्च करने का साहस चाहिए। क्या चाहिए? रिक्स। रिक्स तो है ना, धंधा चला नहीं चला। फिर आप आगे सोचोगे, फिर आपको कच्चा माल चाहिए, फिर आपको जो प्रोडक्शन बनाएंगे उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। भैया आपने जो मटेरियल बना रहे हो, बना करके रखते गए, ढेर लगाते गए, है ना। जैसे फिल्म देखी होगी आपने, लाल सिंह चड्ढा, देखी थी? वो चड्डी बनियान बनाता है, उस चड्डी बनियान बिकती नहीं है, पूरा पूरा रूम भर जाता है उसका, ताल लग जाता है। उसका नाम बदलता है, वो रूपा अंडरवियर बनियान रखता है, देखिए। तो फिर उसकी पूरी चड्डी बिक जाती हैं। समझ रहे हो क्या बात को? अब जिन लोगों ने देखी उन्हें याद आ रहा होगा, उन्हें उनके दिमाग में पूरा सीन घूम गया होगा। अब जिन्हें देखी नहीं है तो उन्हें कहाँ से पता होगा? तो आप लोग पिक्चर देखते हो, लेकिन हम क्या, चीज़ों से, पिक्चरों से भी कुछ सीख थोड़े ना, बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मज़ा आना चाहिए। अब मज़ा नहीं आया, सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया। तो आप समझिए अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई जो आपका उद्योग धंधों के लिए, अब हमने कहा कि साहब
चलो साहस है, पूंजी है, स्थान है, सब कुछ है, ठीक है अपनी जगह। लेकिन कुछ भी बनाओगे तो बनाने के लिए आपको कच्चा माल तो चाहिए चाहिए। फिर सीमेंट बनाओगे तो आपको लिए चूना पत्ता चाहिए, कपड़ा बनाओगे तो कपास चाहिए, शक्कर बनाओगे तो गन्ना चाहिए, कागज बनाओगे तो बांस चाहिए, बीड़ी बनाओगे तो तेंदुपत्ता चाहिए। कोई भी चीज किसी भी चीज से बनती है। अब कच्चे माल की बात करते हैं तो कच्चे माल के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं, कच्चे माल के आधार पर हमारे उद्योग धंधे होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। कि कच्चा माल आप प्राप्त काय से कर रहे हो। जैसे मैं कह दूं, पहला क्या है, कृषि आधारित। अब कृषि आधारित जैसे कौन कौन से उद्योग धंधे कृषि आधारित? जैसे मैंने कहा नंबर एक, क्या बन रहा है? अरे भाई, कपड़ा उद्योग काय में आएगा? कपड़ा काय से प्राप्त हो रहा है? कपास से बनेगा। मैंने कह दिया चीनी उद्योग काय से बनेगा? गन्ना से। मैं कह दूं कि साहब कोई भी तेल उद्योग कह दें अपन, तेल रिफाइनरी है, फैक्ट्री है, तो काय से बनेगा? सोयाबीन वगैरह से। तो अनेक उद्योग जिनके लिए कच्चा माल काय से मिल रहा है? किसानी से मिल रहा है। दूसरा मैंने कह दिया हमारा खनिज आधारित। क्या कह दिया? खनिज आधारित। अब खनिज आधारित मतलब जो खदानों से मिलता है। जैसे अब मैं आपसे कह दूं कि भाई हमने क्या बनाया है, सीमेंट उद्योग। क्या बनाया है? अब सीमेंट उद्योग जो है, अब सीमेंट बनेगा काय से? चूना से। या मैंने कह दिया लौह इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोहा इस्क। एल्यूमिनियम उद्योग, उसके लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट। ये सब कहाँ से आएंगी चीजें? खदानों से आएंगी। इनके बनाने के अब ऐसे मैं कह दूं वन आधारित उद्योग। क्या कह दूं? वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग में जैसे मैंने कह दिया आपसे कागज उद्योग। अब कागज कहाँ से मिलेगा? और बांस कहाँ से आएगा? वनों से आएगा। मैं कह दूं बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता कहाँ से आएगा? जंगलों से आएगा। मैं कह दूं लाख उद्योग। मैं आपसे कह दूं कि साहब हमारा जो कत्था आता है, कत्था, कत्था कहाँ से मिलता है? खैर से मिलता है। खैर का पेड़ कहाँ आ गया? जंगलों में रहेगा। तो ऐस ये हम कह रहे हैं कि उद्योग जो होते हैं कच्चे माल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कृषि पर आधारित, जिन्हें कच्चा माल किसानी से प्राप्त होता है। खनिज पर आधारित, जिन्हें कच्चा माल खदानों से प्राप्त होता है। और वन आधारित, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो भैया ये उद्योग की बात की हमने। अब मध्य प्रदेश में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहले पढ़ लेते हैं अपन, का है कृषि पर आधारित उद्योग, फिर पढ़ते हैं खनिज पर आधारित, फिर पढ़ते हैं वनों पर आधारित। मैं पढ़ाने तो आपको ऊर्जा की सोच रहा था, पर ऊर्जा से पहले अभी चूंकि हमने कृषि और वन और खनिज पढ़े हैं, तो पहले हम उद्योग पढ़ लेते हैं इनसे संबंधित, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे ऊर्जा। अब देखिए आप, आपके नोट्स में देखें आप, भाई क्या है, किसी भी स्थान, देखिए किसी भी स्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मध्य प्रदेश में भी उद्योगों का विकास उसके पुनर्गठन के समय से ही शुरू हो चुका था, जो वर्तमान में भी निरंतर जारी है। हालांकि औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश अभी काफी पीछे है। हमारे इधर इतने ज्यादा उद्योग धंधे नहीं, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, पर मध्य प्रदेश अभी पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है। परंतु विगत वर्षों में प्राकृतिक व मानव संसाधन की उपलब्धता के अनुरूप सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं व निजी क्षेत्रों के प्रोत्साहन, आपने कभी कभी कॉन्क्लेव चलते रहते हैं साहब। अभी 3-4 दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में एक औद्योगिक कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसमें महिंद्रा और बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, जिन लोगों ने अपने कारखाने, फैक्ट्रियां बनाने का मध्य प्रदेश में, जैसे अडानी, अंबानी, रिलायंस ग्रुप, फलाना ठिकाने प्राइवेट सेक्टर हैं, ये निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, ये लोग मध्य प्रदेश में अपने अपने कारखाने फैक्ट्री डालने की बात कर रहे हैं। जिससे क्या है, लोगों के लिए अब उद्योग डलता है तो लोग अपने आसपास अगर कोई एक फैक्ट्री डल जाए, आप सोचो,
तो हमारे लोगों की कितनी बेरोजगारी खत्म समाप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ जैसे मान लो ये बीना है, बीना एक छोटी सी बीना एक तहसील मात्र है, पता है आप लोगों को, बीना सागर जिले की तहसील है। लेकिन बीना नाम सुन के ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा शहर है, कोई बहुत बड़ा जिला है। आप ईसागढ़ को तो कोई नहीं जानता। क्यों? क्यों बीना इतना क्यों फेमस है? क्योंकि बीना में दो तीन चार बड़े बड़े उद्योग है, रिफाइनरी है बीना में। अकेली रिफाइनरी डलने से बीना में, ये मान लीजिए कि बीना में, कि तो बीना के बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। जिस जिस जगह पे रिफाइनरी बनी है उस जगह के आसपास की जमीनों की कीमत आसमान छू गई, रोडों के किनारे की कीमत बढ़ गई। वहां इतने ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर लोगों के लिए सब्जी दूध ये सब चाहिए, तो आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा, जो उसमें सीधा काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग वहां रह रहे हैं उन लोगों के लिए कितना काम बढ़ गया। लोग आएंगे जाएंगे भी तो ट्रैवल भी करेंगे, तो बहुत से लोगों की गाड़ी घोड़े लगे हैं, कोई कार लगा देंगे किराए से। दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, दूध की सप्लाई कर रहे हैं, सब्जी बेचने जा रहे हैं रिफाइनरी में। तो वहां पर अर्थव्यवस्था एकदम बूम कर गई, बढ़ गई अर्थव्यवस्था, लोगों के पास पैसा आने लगा। जब आदमी के पास पैसा होता है तो फिर सारी अर्थव्यवस्था घूमती है। अरे भाई मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं कपड़ा खरीदूंगा जाके, मैं गाड़ी खरीदूंगा जाके, मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं कपड़ा खरीदूंगा तो मेरा पैसा कपड़ा वाले के पास पहुंचा, कपड़ा वाला और माल मंगाएगा, और माल मंगाएगा तो उसका पैसा फैक्ट्री वाले के पास पहुंचा, फैक्ट्री वाले ने और कच्चा माल चाहिए तो लोगों को जहां से कच्चा माल आ रहा है उन लोगों को काम मिला। तो एक पूरी चेन बन जाती है, अर्थव्यवस्था एकदम घूमने लगती। कभी कभी सरकार जो होती है आपको आपको लोन लेने पर जो है आपको कम वो ब्याज पर लोन देती है। अचानक सरकार एक लोन पर ब्याज रेट कम कर देती है। क्यों कर देती है? जिससे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुंच जाए। जब मार्केट में पैसा पहुंचेगा, लोग, ब्याज कम हुआ तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। अब लोन ज़्यादा लेंगे तो वो पैसे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना पैसे का। वो पैसा जब मार्केट में सर्कुलेट होएगा तो फिर हर व्यक्ति को काम मिलेगा और फिर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो देखिए इस तरीके से निजी क्षेत्रों का प्रोत्साहन के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास आकार लेता जा रहा है, हमारा उद्योग बढ़ता जा रहा है। राज्य की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा वर्ष लगभग लगभग आप तो इसको मान लीजिए लगभग 30% के आसपास, क्योंकि ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है, हम नए आंकड़े देख लेंगे। पुराने आंकड़े लगभग लगभग 30% के आसपास हमारे जीडीपी में से। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग यदि बात करें हम, तो प्रमुख उद्योगों में पहला उद्योग क्या है? खनिज आधारित उद्योग। बताया मैंने तीन प्रकार के उद्योग हैं, खनिज आधारित, वन आधारित, कृषि आधारित। अब खनिज आधारित उद्योग में बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आया? लोहा इस्पात, सीमेंट उद्योग, भारी विद्युत उपकरण उद्योग, चीनी मिट्टी, एल्यूमिनियम, रासायनिक खाद। ये सारे जो उद्योग हैं इनके लिए कच्चा माल खदानों से, खनिजों से प्राप्त होता है। भाई सीमेंट उद्योग की यदि हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या है बताइए? चूना पत्थर है। अब आपने जैसे ही आपने मैंने चूना पत्थर कहा तो आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैंने कल ही आपको खनिज पढ़ाए, आपके समझ में आ गया होगा सतना, कटनी, मैहर, ये पूरा क्षेत्र जो है चूने के लिए जाना जाता है। अब आप एक बात और दिमाग लगाओ कि भाई जहां पर चूना पत्थर मिलेगा वहीं पर तो सीमेंट का कारखाना लगेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि चूना मिल रहा है सतना में, वो अपन सीमेंट की फैक्ट्री लगाए अशोकनगर में। तो हमको वहां से चूना लाने, ट्रांसपोर्टेशन भी कितना महंगा पड़ेगा। भाई मंगाएंगे तो उसका किराया कितना लग जाएगा, तब यहाँ बनेगा। तो जहाँ जो फसल या जो वन या जो खनिज ज्यादा होता है वहीं पर उसका उद्योग धंधा लगाया जाता है। अब हमारे इधर तो कपास पैदा होती नहीं, हम यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री लगा लें, चल पाएगी क्या? भाई कहाँ से कपास मंगाना पड़ेगा? खंडवा खरगोन से कपास मंगाना पड़ेगा, बड़वानी धार से कपास मंगाना पड़ेगा। भाई इंदौर उज्जैन में ही क्यों लगा है सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सोयाबीन का कारखाना? क्योंकि पूरे देवास, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, मक्सी, पूरा जो क्षेत्र है वो वहां पर सोयाबीन बहुत ज्यादा पैदा होता है। इसलिए सारे क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं भैया। आप एक चीज को नहीं पढ़ सकते अकेले, कि आप सोचो कि अकेले उद्योग पढ़ लूं मैं। अरे भाई जब तुझे पता ही नहीं हो कहाँ कौन से खनिज हैं, कहाँ कौन सी फसलें पैदा हो रही, कहाँ कैसा, कहाँ जंगल है कहाँ नहीं है। तो आप जिस प्रकार के इस, अब मैंने कहा कि साहब हमारी शिवपुरी में कत्था बनाने की फैक्ट्री है, कारखाना है,
भाई क्योंकि उसके आसपास उष्णकटिबंधीय वन है। हमने पढ़े ना, पर्णपाती कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? शिवपुरी, पूरे मध्य मध्य भारत के पठार में, क्योंकि वर्षा कम होती है। और जो खैर का पेड़ है वो कैसा पेड़ है? वो एक कटीला पेड़ है, वो कटीला पेड़ है, वो गर्म स्थानों में पैदा होता है। अब खैर कत्था कहाँ से बनेगा? खैर से बनेगा, तो जहाँ खैर होगा वहीं तो लगाएंगे। बात सही में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना और पढ़ना में अंतर है। किताब से पढ़ लेना, सुन लेना, बस ठीक है, रट्टा मार लेना अलग विषय है। और अगर आप होश में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आती है कि चीज़ें कुछ अलग है नहीं है, सब चीज़ें लगभग लगभग एक जैसी ही हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। हम जब एक दूसरे से संबंध बिठा के पढ़ते हैं तब। अब आप लोगों को आदतें पड़ गई हैं, वही 11वीं 12वीं में रट्टा मार के, है ना, क्वेश्चन लिख दिए, 33% नंबर आ गए, पास हो गए। और फिर आप अपने आप में शेर बन गए, एंड याद कर रहे हो कि हम 12वीं पास हो गए। अब तुमने 12वीं पास हो गए, तुमने बीए बीएससी बीकॉम कर लिया, तुम जाने क्या? कुछ समझ में आया कि हमने क्या किया था? हम जैसे थे वैसे के वैसे हैं। हमारे ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? क्या हम, ज्ञान का मतलब क्या होता है? उचित अनुचित, सही गलत में आदमी भेद कर पा रहा है, तर्क संगत निर्णय ले पा रहा है, उसे ज्ञान कहते हैं। बाकी तो जो कुछ आपको आता है वो सिर्फ केवल जानकारी मात्र है। वो तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम रील, ये फलाना ढिकाना, है ना, वो, और वो जानकारी आपको अहंकार देती है, अहम देती है। और ज्ञान आपको नवन सुखाता है, आपको झुकना सिखाता है। आपको पता चलता है कि दुनिया में इतना कुछ जानने को है, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम इस जीवन में कभी भी सब कुछ जान नहीं पाएंगे। ज्ञान हमेशा ये एहसास दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पद पर क्यों ना हो, कि भाई, मैं, आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने मरते मरते ये कहा था कि भाई मैं कुछ नहीं जान पाया। अब मैं कुछ नहीं जान पाया, अरस्तू का भी यही कथन था कि मैं इतना कुछ जानने के बाद यही जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो ये कहाँ से आया? ये ज्ञान से आया। अब आप लोगों में से तो ये कह सकते सब कुछ नहीं जाना तो फिर जाना ही क्यों? तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर ढोरों में और तुम में अंतर क्या रहा? गइयां भैंस भेड़ बकरी हैं जो है वो आप हो। मनुष्य में बुद्धि है तो बुद्धि से जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जानना कैसे चाहिए? तर्कसंगत जानना चाहिए, सोचना चाहिए। बुद्धि दी है ना भगवान ने, तुम विचार कर सकते हैं हर चीज पे। देखिए, सीमेंट प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि चूना के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, कभी आ जाता है राजस्थान। और चूना नंबर 1 पे होगा तो हम सीमेंट बनाने में भी नंबर 1 पे होंगे फिर, क्योंकि जितना ज्यादा चूना है उस चूने को सीमेंट बनता है, जिससे सीमेंट उद्योग के लिए राज्य में अनुकूल दशाएं रखता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा सीमेंट पैदा हम करते हैं क्योंकि हमारे पास चूना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में लगभग 50 छोटे बड़े सीमेंट बनाने के कारखाने हैं। लेकिन बात करें पहली, तो इस पे लिखिए मोस्ट, वेरी मोस्ट, मध्य प्रदेश में सीमेंट बनाने की जो पहली फैक्ट्री लगाई थी, बानमोर फैक्ट्री, मुरैना प्रदेश की प्रथम फैक्ट्री है, जो कब 1922 में एसीसी द्वारा लगाई गई थी। अब बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में। ये मैंने कल भी आपको बताया था, याद है क्या आपको? इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 मैट्रिक टन से अधिक है। वैसे ही पढ़ लेना, उत्पादन क्षमता नहीं इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भैया ये पहला है, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? कटना में, जो 1923 में लगी। एसीसी यहाँ एस्बेस्टस की चादरें, सीमेंट की चादरें बनाने की कारखाना, यह राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, कैमूर फैक्ट्री कटनी में। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? 8 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा दोनों पढ़ लिया हमने। पहला कौन सा है? बानो मुरैना। और बड़ा कौन सा है? कैमूर फैक्ट्री, है ना, 1923 में। सतना सीमेंट वर्क्स, ये बिरला कॉर्पोरेशन लगाया था 1959 में। मैहर सतना सीमेंट, नीमच सीमेंट, मालनपुर सीमेंट, भेंड, जीराबाद धार, नया गांव सीमेंट, जावल सीमेंट शिवपुरी, दमोह सीमेंट वर्क्स दमोह, जेपी सीमेंट रीवा, प्रिज्म सीमेंट वर्क्स सतना। बड़े बड़े सीमेंट, है ना। ये जितने भी सीमेंट आपको देख रहे हैं ना, अल्ट्राटेक, इस सीमेंट में जान है ना। तो भाई ज्यादातर सीमेंट सब मध्य प्रदेश में ही बन रहे हैं।
क्योंकि चूना मध्य प्रदेश में बनता है। और आप जानते हैं सीमेंट बनाने के लिए हम चूना के साथ काय का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वो जिप्सम मिलता है 3 से 5%, 3 से 5%। ये क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये जमने की दर को, ये क्या करता है, ये जमने की दर को कम करता है, दर को कम करता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये साइंस में भी आ जाएगा क्वेश्चन, जमने की दर को कम करता है। अब सीमेंट के बाद में क्या दिया है, चीनी मिट्टी उद्योग। अब चीनी मिट्टी के बाद में मामले में मैंने आपको बताया चीनी मिट्टी पढ़ाई थी, तो मेनली इसमें हमें याद रखना है ग्वालियर क्षेत्र। कौन सा? अब ऐसा तो है नहीं कि चीनी मिट्टी केवल ग्वालियर में ही मिले। चीनी मिट्टी से क्या बनते हैं अपने, मग्गा, बरनी, अचार के बरनी वगैरह है ना, या और भी हम सामान चीनी मिट्टी से हम मूर्तियां भी बनाते हैं। देखिए, चीनी मिट्टी एवं फायर क्ले की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश में यह उद्योग स्थापित हुआ है। ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं। प्याले, मग्गा, तस्तरी मन प्लेट, अचार पॉट मन बरनी जबलपुर में तथा चाय दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में बनाए जाते हैं। तो आप याद रख लेना, चीनी मिट्टी उद्योग मुख्य तौर पे ग्वालियर। ठीक है। रॉक फास्फेट बताया था मैंने आपको, झाबुआ में मिलता है। तो रॉक फास्फेट कारखाना कहाँ पर है? झाबुआ में। टंगस्टन में बताया था आपको, आगरगांव, होशंगाबाद। टंगस्टन उद्योग कहाँ है? टंगस्टन आप जानते हैं, इससे बल्ब का फिलामेंट बनता है ना। 3500 डिग्री सेल्सियस पर भी टंगस्टन पिघलता नहीं है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। आप समझ पा रहे हो कि खनिज से आधारित मैंने उद्योग टॉपिक क्यों लिया? कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप सीधे कनेक्ट कर पा रहे हैं वहीं के वहीं। वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चाहे खनिज से अपने फसलें पड़ी तो फसलें, या बन है तो अभी तुरंत बन सही में जाएंगे आपको। हीरा उद्योग बताइए तो कहाँ है? मैंने कल बताया था आपको, हीरा कटिंग सेंटर कहाँ पर है? पन्ना में और सतना में। जबलपुर में हीरा देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, प्रथम रत्न, रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर। यहाँ पर लिखा नहीं है, इसमें लिख सकते हो आप, यहाँ पर रत्न लिखना है, रत्न, रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर? जबलपुर। रत्न मन क्या होता है? हीरा। रत्न को परिष्कृत माना काटना छाटना, कटिंग सेंटर। तांबा उद्योग बताओ कहाँ होगा? मलाजखंड बालाघाट में हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी फैक्ट्री का जो है खदान मलाजखंड में ही है तांबे की। अभ्रक उद्योग ग्वालियर में, और स्लेट उद्योग मंदसौर में। एक एक पॉइंट है ये, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगला उद्योग जो हमारा है वो है कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग की जब हम बात करते हैं तो इसे कच्चा माल कहाँ से मिलता है? किसानी से मिलता है, कृषि से मिलता है। जैसे पहला उद्योग क्या दिया? चीनी उद्योग। अब चीनी से क्या बनता है? गन्ना कहाँ से, गन्ना से क्या बनती है? चीनी। देखो, मध्य प्रदेश में नगदी फसलों के रूप में प्रमुख फसल गन्ना है, सोयाबीन है, गन्ना है, तंबाकू है, अफीम है। नगदी फसल जिसे हम व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल या औद्योगिक फसल भी कहते हैं, ये फसलें उद्योगों के लिए ही उगाई जाती हैं। घर पे हम शक्कर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। भाई आप थोड़ी बहुत मात्रा में किसान गुड़ बना लेते हैं, पर वो अगर कोई ने 100-500 बीघा में गन्ना बोया है तो क्या वो पूरे गुड़ बना लेगा? क्या उसका बाप नहीं बना पाएगा? तो थोड़ा बहुत बना लेते हैं, पर मुख्य तौर पे गन्ने को इसलिए ही बोया जाता है कि वो हम फैक्ट्रियों को, शक्कर कारखानों को उन्हें बेच सकें। तो प्रदेश से गन्ने की फसल नगदी फसलों में प्रमुख है। यहाँ कई चीनी शक्कर कारखाने हैं। प्रमुख कारखाने जैसे भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में। अब आपके लिए तो थोड़ा सा अलग से लग रहा हो, भोपाल शुगर मिल नाम है, वो है कहाँ पर? सीहोर में। क्योंकि आप समझिए कि भोपाल सीहोर की पहले तहसील थी, है ना। डबरा शुगर मिल डबरा ग्वालियर में है। जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमिटेड दालौद जिला मंदसौर में है। जीवाजी राव सुन के ग्वालियर मत भग जाना, नहीं ग्वालियर भग जाओ, क्योंकि जीवाजी राव सिंधिया नहीं, ग्वालियर दिमाग लगा लो। सेठ गोविंदास शुगर मिल्स महतपुर रोड जिला उज्जैन में है। जावरा शुगर मिल लिमिटेड जावरा रतलाम में है। बरलाई शुगर मिल प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना, इस पे लिख लेना मोस्ट। कौन सा भैया? बरलाई। इसके अतिरिक्त सारंगपुर आलौट में भी चीनी कारखाने हैं। राज्य में सतत गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 26 जिलों में कार्यक्रम जारी है, मतलब गन्ना की फसल लोग ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है आपको याद कि भाई सबसे बड़ा शुगर मिल कौन सा है? बरलाई शुगर मिल
इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर। ठीक है। अब बात करते हैं सूती कपड़े की। अब सूती कपड़ा कहाँ से बनता है? कपास से बनता है। तो मध्य प्रदेश में जहां पर कपास ज्यादा पैदा होती है, अब कपास आप दिमाग में आती है, आप कहाँ पहुंच गए? खंडवा, खरगोन, निमाड़, बड़वानी, धार, पूरा पूरा बिल्कुल वो वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया, खासतौर पे मालवा का पश्चिमी क्षेत्र। कपास काली मिट्टी में पैदा होता है, वो काली मिट्टी उधर ही है पूरे में। सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का स्थान तीसरा है। भाई तीसरा, पहले नंबर पे कौन है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। ठीक है। और तीसरे पे हमारा एमपी है। आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि भाई कपास उत्पादन के मामले में भी पहले नंबर पे कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे एमपी। लेकिन आपको एक बात और बताई, काली मिट्टी के मामले में नंबर एक पे क्या है? कुल काली मिट्टी का 29% कायम पाया जाता है महाराष्ट्र। लेकिन फिर भी कपास पैदा कहाँ हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कपास जो है खरीफ की फसल है। क्या फसल है? और खरीफ की फसल क्या पे निर्भर करती है? वर्षा पे। और वर्षा पे निर्भर करती है। अब महाराष्ट्र में जो है सह्याद्री पर्वत के कारण पानी नहीं बरसता। महाराष्ट्र को यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र आपका जो यहाँ पर है, और यहाँ से पर्वत है सह्याद्री पर्वत, इसलिए इसके कारण यहाँ पर सही से वर्षा नहीं हो पाती। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत पड़ जाता है। और जब चौमासे में पानी नहीं बरसेगा तो सोयाबीन कैसे पैदा होगा? तो चौमासे में जब पानी नहीं बरसेगा तो कपास कैसे पैदा होगा? तो जो फसलें खरीफ की होती हैं उनके लिए वर्षा पर्याप्त चाहिए। मिट्टी भले ही ज्यादा है पर उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। ठीक है। लेकिन मध्य भारत की वस्त्र उद्योग, वस्त्र राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। क्योंकि मुंबई व्यापारिक केंद्र है, वहां से हम जो है मुंबई से जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं कपड़े को। भारत का सूती कपड़ा बहुत फेमस है। आपको और बता दूं, कपास की पहली बार खोज भारत में हुई थी। इतिहास में यदि देखें तो कपास की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी। हमारे बाप दादा जब कॉटन के कपड़े पहनते थे कपास, तब ये यूरोप वाले आज ये चाइनीज बने फिर रहे हैं, ये नंगे घूमते थे, कपड़ा पत्ता मत्ता लपेटते। हम लोगों की, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी कपास के साक्ष्य मिले हैं, पता है आप लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारे लिए कपास के साक्ष्य मिले हैं। पढ़ा था इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी कपास के साक्ष्य मिले। मतलब हम लोग इतने पुराने समय से कपास के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इंदौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी क्या है? इंदौर है। वस्त्र उद्योग राजधानी है। वर्धा एवं पूर्णा नदी घाटियों में कपास की खेती की जाती है। वर्धा, पूर्णा दक्षिण में महाराष्ट्र में बहती है। सूती कारखाने एवं संकेंद्रण पश्चिम मध्य प्रदेश में। संकेंद्रण मतलब क्या है? ज्यादा ज्यादा घने केंद्रित कहाँ पर है? जिनमें इंदौर, ग्वालियर व उज्जैन प्रमुख रूप से आते हैं। कुछ हिस्से में ग्वालियर में बनते हैं। अब देखिए, जब कपड़े की बात हुई तो रेशा जो होता है, रेशा, रेशा मतलब धागा। अगर धागे की बात करें तो धागा हमको दो तरीके से हम बांट सकते हैं धागे को। एक तो प्राकृतिक धागा और एक कृत्रिम धागा। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है। अब प्रकृति से प्राप्त धागे को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पौधों से प्राप्त और एक जंतुओं से प्राप्त। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे कि कपास है, जैसे कि सन सन की धागा बनता है, पटसन जूट है ना, पटसन जूट का धागा जिससे बोरा बनते हैं हमारे। सन जो अपने पहले अपन यहीं उगाते, अपने पहले गांव में लोग डेरा से, डेरा होता था उसे ऐसे घुमाते रहते थे, उससे डेरते रहते थे, रस्सियां बनती थी, है ना, सुतली बनती थी। तो सन, सनई, पटसन जूट। जंतुओं से जैसे कि भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीड़ों से। ये तो प्राकृतिक रेशे हुए। कृत्रिम रेशों की बात करूं तो सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे जो मनुष्य द्वारा केमिकल से वगैरह से बनाए गए, जैसे कि टेरिकॉट की कपड़ा, हमने कहा नायलॉन, है ना, जैसे हमने कहा साहब ये जैकेट काय की है तो आप कहते हैं रैगजीन, बास में। तो ये सब बने धागों से है ना। तो ये धागे जो हम मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशा। हमारे पास में जो पगारा पे एक मिल है, पगारा फैक्ट्री है, वहां पर क्या बनता है? वहां पर सिंथेटिक फाइबर, रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेशा नहीं बनता वहां, सिंथेटिक रेशे से वहां पर कपड़े बनते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? रेशा कहीं और बनता है।
अब रेशे बनाने फिर क्या है, मध्य प्रदेश में नागदा में एक कृत्रिम रेशे कारखाना है, साथ ही कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने के कारखाने इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन, देवास में। तो समझ में आ गए, जैसे रेयॉन, टेरिकॉट, नायलॉन है ना, रेक्जीन, ये सब क्या है, कृत्रिम रेशे होते हैं। ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो। केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि भैया नायलॉन में नाय शब्द न्यूयॉर्क से है और लॉन शब्द लंदन से है ना। सेलुलोज पे, लकड़ी के बुरादे पर हम अभिक्रिया करके प्राप्त करते हैं टेरिकॉट, रैगजीन, ये सब एक एक धागे के बारे में कैसे बनता है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जब साइंस हम पढ़ रहे थे तब। अब आप लोगों में जैसे नहीं आए थे तो अलग बात है, जो आए थे वो फिर भी उनको अगर जरा भी हिट नहीं कर रहा, वो भर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत रहती है कि आप लोग कैसे पढ़ते हो। आप लोग तो कल की बातें भूल जाते हो, जो याद करने दिया वो ही नहीं याद रहता आपको, तो 1-2 महीना पहले की बात मैं क्या करूं। समस्या बड़ी गंभीर रहती है भाई। वनस्पति घी, जिसे अपन डालडा कहते हैं, डालडा तो एक कंपनी का नाम है भाई। डालडा, तुम गगन भी तो कर सकते थे, गगन भी आता है। जैसे हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा, तो हम सीधे कहते थे नरमा। अब निरमा एक कंपनी है, तुमने घड़ी क्यों नहीं कहा, सर्फ एक्सल क्यों नहीं कहा, है, बहुत सारी कंपनी है। फैना क्यों नहीं कहा, फैना ही लेना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भाई वनस्पति घी, वनस्पति माने क्या होता है, पेड़ पौधे। घी तो तुम जानते ही हो। अब घी तो निकलता है गाय भैंस के दूध से, लेकिन ये घी काय से बन रहा है, पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधों से थोड़ी घी बना रही है, पेड़ पौधों की जैसे क्या है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन से निकलेगा तेल। कपास है, कपास में जो बीज होता है उसे बोलते हैं बिनोला। क्या बोलते हैं, बिनोला की खर खाई है आपने, देखी तो होगी, बिनोला की खरास है। सरसों की, अपन जब तेल परवा तो बाकी भी खर निकल सरसों की। अपनी भैंसे सरसों की खर नहीं खाए, बिनोला की खर ज्यादा खाते हैं, देखा है। बिनोला की खर मोटी मोटी सी आती है, उसमें रुई सी भी रहती है, पीले पीले कलर की। सरसों की खर एकदम काली रहती है। तो जो बिनोला का तेल निकलता है, जो जो खर कब बनेगी, जब उसको हम पेरेंगे, और पेरने के बाद तेल अलग हो जाएगा, जो मटेरियल एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल बचेगा वो क्या बनेगा, वो खल खली कहलाएगा, खर कहलाएगा। तो जिस जिस चीज से भी तेल निकलती है उसकी खर बनती है। सरसों की, मूंगफली की, बिनौला की, सूरजमुखी की, इन सब से तेल, ये सब तिलहनी फसलें। सोयाबीन से भी खर निकलती है, पर सोयाबीन की खली फेंकते नहीं है, उससे आप बड़ी बना देते हैं। तुम सोयाबीन की बड़ी खा रहे हो। सोयाबीन से मिल्क पाउडर, दूध का जो पाउडर आता है जिसको हम चाय बना के पी जाते हैं, वो सोयाबीन के पाउडर, सोयाबीन की खली से बन जाता है। तो हम कह रहे हैं कि बनाना तो घी है, पर वो घी बनाना कैसे है, पेड़ पौधों से बनाना है, बीजों से बनाना है। अब वो तेल है, और तेल में और घी में अंतर क्या है, तेल होता है लिक्विड फॉर्म में, और तरल अवस्था में होता है, लेकिन घी होता है जमा हुआ। तो सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उस पर यदि कोई लिक्विड फॉर्म है तो वो तेल है। 20 डिग्री तापमान को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, कमरे का तापमान, सामान्य कंडीशन है 20 डिग्री सेल्सियस। उस पर यदि कोई लिक्विड है, तरल है, तो वो तो क्या है, तेल है। और यदि वो जमा है तो बसा है, जिसके कहते हैं फैट, बसा कहते हैं। तो आप देखते हैं डालडा वगैरह जमे रहते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, इन इसके लिए तेल को डालडा बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब वो तेल से क्या बनेगा, घी बने, वनस्पति घी बनेगा। क्या बनेगा, वनस्पति घी। ठीक है। तो वनस्पति घी बनाने का मुख्यतः मूंगफली का तेल या बिनोला, बिनोला मतलब कपास का तेल, सोयाबीन तिल, सूरजमुखी, चावल का तेल, राइस ऑयल बहुत महंगा मिलता है चावल का तेल, आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त तो वो तेल हर चीज में होता है, दिमाग मत लगाना कि चावल में तेल कैसे निकले, चावल में भी तेल निकलता है। चावल छोड़ो, गेहूं का भी तेल होता है, गेहूं का भी तेल होता है, लेकिन इनमें तेल मेल बहुत ही कम, बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्योंकि कोई भी अगर फसल है तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन, ये तीन चीजें तो होंगी ही होंगी। भाई कम ज्यादा मात्रा में लगे, जैसे हमने कहा साहब सोयाबीन में तेल ज्यादा है, मूंगफली में तेल ज्यादा है, तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, दालों में प्रोटीन ज्यादा है। अब आप समझ रहे हो, केमिस्ट्री भी रिलेट यहाँ हो रही है, यहाँ साइंस भी। हम बात पढ़ाई की कर रहे हैं तो हम साथ में केमिस्ट्री को भी यहाँ पे टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो
मेरे कहने का मतलब है कि अकेले एक विषय को लेकर नहीं चल सकते। आदमी कोई भी विषय तभी पढ़ सकता है जब उसे अन्य विषयों का भी ज्ञान हो। इसलिए एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम आता है। चाहे तो भूगोल पढ़ो तो मध्य प्रदेश में काम आ रहा है, मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे पढ़ रहे हैं तो इस विज्ञान काम आ रही है, हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर। वही कैसे अब बाबा रामदेव की कॉस्मेटिक क्रीम आती हैं, जो पतंजलि की जो हौसला लगाए वाली क्रीम है ना, उस पर एक दिन मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था हमारी, उसमें मतलब जो रहता है ना इसमें क्या क्या है, उसमें लिखा हुआ था गेहूं का तेल। अब गेहूं का तेल क्यों? क्योंकि गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अगर आपको पता हो तो विटामिन ई, मैंने क्या कहा था कि अंकुरित गेहूं खाने से विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई, ई फॉर एलिफेंट। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अंकुरित गेहूं खाने से आपके चेहरे पे चमक आती है, आपका फेस ग्लो करता है, क्योंकि उसमें विटामिन ई है। और विटामिन ई के तो हम कैप्सूल लेते हैं। विटामिन ई फिर आपको बहुत सारी जो मेडिकल में विटामिन ई मिलता है, आपकी जो भी त्वचा संबंधी सुधार के लिए विटामिन ई लिया जाता है। तो अब ये ब्यूटी विटामिन है, विटामिन ई गेहूं, अंकुरित गेहूं मिलता है, ये हम बात समझ पा रहे हो? तो चीज़ें सब आपस में रिलेटेड होती हो जाती हैं। इसके हद तक इसमें हम क्या मिलाएंगे? ब्लीचिंग मिट्टी मिलाएंगे, कास्टिक सोडा मिलाएंगे, निकेल, कैटलिस्ट, विटामिन ए कृत्रिम की जरूरत पड़ती है। और ये सब मिला करके क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। मध्य प्रदेश गंज मसूदा विदिशा में किसकी फैक्ट्री है? जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर सहित 10 घी बनाने के कारखाने हैं। ठीक है। अब सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन दृष्टि से देश में सबसे नंबर पे। देश का लगभग 82% सोयाबीन कहाँ पैदा होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? उज्जैन में है। और जबकि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। संयंत्र सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में है सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर तेल बनता है, वहां पर सोयाबीन की बीजों पर, किस्मों पर नए नए किस्म बनाने के लिए क्या चलता है? एक्सपेरिमेंट चलता है, रिसर्च चलता है, नई नई, है ना। दाल मिल, अब दाल मिल तो दुनिया भर में अपने घर घर से हम चकिया दाल बना लेते हैं। क्या है? एक्स्ट्रा बोर्ड मिल है, जो अपने जो गत्ता आते हैं, ये गत्ता, ये टीवी में भी कुछ भी रखो आता है, वो का कहते हैं कार्टून। कार्टून, तो कार्टून कहाँ से बन रहे हैं? जी कागज से ही बन रहे हैं ना, वो सुन सर, कचरा वगैरह अपशिष्ट कृषि पदार्थों का उपयोग कर एक्स्ट्रा बोर्ड बनाए भुसमुस से। ये बोर्ड ये समझ रहे हो ना अपने? कार्टून, कार्टून। हम्म। चिप बोर्ड पार्ट बनाते हैं। दानेदार मिश्रित संयंत्र भोपाल में, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र मतलब डीएपी। तो ये कहाँ पर है? होशंगाबाद के रिसलपुर में। एमपी एग्रो मुरारी जी फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? खाद, उर्वरक। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, उर्वरक को हम कह देते हैं खाद। ठीक है। तो ये होशंगाबाद में रिसलपुर में एमपी एग्रो मुरारी जी फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना संयुक्त क्षेत्र से की गई थी। अब इनको हम पढ़ेंगे कल, बना दो उद्योग। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तुमको।